Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दी। अंजलि निशा नहीं आएंगी क्या आज? दी मैं पूछ लेती हूँ। हाँ एक बार पूछ, और अमरजीत से भी पूछ लीजिए। ओके दी। दी दोनों का ही नेट ऑफ है। अच्छा ठीक है, क्या करें, थोड़ा देर वेट कर लें और या फिर स्टार्ट करें? और मनीषा और अर्चना शायद वो भी नहीं आए ना। 5 मिनट और रुक रुक लेते हैं दी। अच्छा ठीक है, वेट कर लेते हैं। निशा क्या बोली? नेट मैम ऑफ नेट है ऑफ वैसे, है। कॉल करके ओ एक बार देख लीजिए। 1 मिनट। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून मनीषा। Good afternoon, Dee. गुड आफ्टरनून। Good afternoon. हाँ दी, वो निशा ज्वाइन नहीं कर पाएंगी, उसका तबीयत खराब है। अच्छा ओ ठीक है। कोई बात नहीं। और अर्चना, मनीषा आपकी अर्चना से बात हुई है क्या? नहीं दी, मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ। ओ आप एमसीटी वाले जो बलिस्को साइंस वाला ग्रुप, उसमें एक मैसेज डाल दीजिए ज्वाइन फास्ट करके। जो मैसेज देखेंगे इतना ज्वाइन करेंगे, नहीं तो छोड़ दिया, क्लास कंटिन्यू कीजिए। ओके मैम, ठीक है तो अब स्टार्ट करते हैं। जिनको आना होगा वो लेट से हमें ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? ओके दी। तो मनीषा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये सेल के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे, ठीक है? तो एक बार फिर से मैं समराइज़ कर देती हूँ फॉर यू। सबको स्लाइड विजिबल हो गया? हाँ विजुअल हाँ है। दी। ओके। मेरा नाम हुआ रेणुका, मैं आपकी सीनियर हूँ, सेकेंड ईयर। सो हम जो टॉपिक करा रहे हैं वो टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। डिवीज़न भी है, आगे डिवीज़न भी हम लोग करेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ओके दी। करने से पहले थोड़ा सा एक मोटिवेशनल लाइन लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए, कि कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचा दे। वो कहते हैं ना कि यार उसका किस्मत कितना अच्छा है, देखो वो इतने कम टाइम में इतना कुछ अचीव कर लिया। हम लोग अपने आसपास देखते हैं तो कहते हैं ना, ऐसा अक्सर ऐसा होता है, और हम अपने आप को कोसते हैं कि मेरा किस्मत अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये चीज़ अगर ऐसे ये होता, हमको ये मिल जाता, तो हम वो से वो कर लेते। बट कभी आपने सोचा कि हम मेरी किस्मत भी वैसी हो सकती है? अगर हम थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करें तो शायद हम अपने भी गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल दी। हमें कभी किसी को देख के खुद को कोसना नहीं चाहिए, या जो हम कर रहे होते हैं वो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। कि जैसे हम लोग कुछ करते हैं ना कुछ अच्छा, तो लोग कहते हैं कि दो बात कह के निकल जाते हैं कि अरे ये तो ऐसे कर रहा है, इससे क्या ही होना है, मतलब कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, या वैसे अभी तक नहीं कर पाया तो अब क्या करेगा। नहीं, बल्कि हमें और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए और हमें अपने गोल को अचीव करना चाहिए। किस्मत किस्मत की बात होती है, वो 1% होती है। जो सारा डिपेंड करता है वो हमारे मेहनत पे डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं। इसी के साथ चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हम लोगों ने लास्ट क्लास में, मनीषा हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखा था सेल का। एक बार मैं फिर से समराइज़ कर देती हूँ आपके लिए, ठीक है? और ओके दी। रिवीजन भी हो जाएगा सबका। ओके। फर्स्ट लाइन है यहाँ पे, द सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कैसे हुआ? इसके लिए समझने के लिए ये देखिए, ये फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग घर बनाते हैं, तो हमें घर बनाने के लिए तो ईंट की ज़रूरत पड़ती है ना। सबसे पहले एक एक ईंट हम लोग जोड़ते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तब जा कर के बनता है एक दीवार। बेसिकली क्या होता है, अगर हम एक एक दीवार को जोड़ते हैं 4 टाइम्स तो तब जा कर के एक रूम बनता है।
राइट। फिर उसी तरह रूम के बगल में एक और रूम के बगल में एक और रूम, मतलब दीवार खड़ा कर के कई सारे रूम बनाते हैं। फिर उसके बाद जाके घर बनाते हैं और तब उसका एक बाउंड्री भी देते हैं, आउटलाइन, ठीक है। इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसी में सारा कंसेप्ट आपको सेल का समझ में आ जाएगा। तो ठीक वैसे ही सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि ये ब्रिक होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि एक एक ब्रिक जोड़ के आप लोग देख रहे हैं बना है, दीवार बना, फिर उसके बाद रूम बनेगा, फिर एक बड़ा सा बिल्डिंग तैयार होगा या घर तैयार होगा, राइट। तो ये लाइन सबको क्लियर हो गया, द सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक वैसे ही यस दी। जैसे यहाँ पे एक एक दीवार, एक एक ईंट जोड़ के बना है, एक दीवार बना है, वैसे ही हमारे बॉडी में एक एक सेल ऐड हो करके हमारा बॉडी बना हुआ है, ठीक है। जस्ट लाइक ये बिल्डिंग हमारा बॉडी, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम लोग अभी डिस्कस किए कि बेसिक स्ट्रक्चर सबसे स्टार्टिंग यहीं से होता है, सेल से ही होता है। जो बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल है। तो अब इसका थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। ये दो पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों के लिए दो इमेज और लेकर के आई हूँ, तो थोड़ा देख लेते हैं उसको भी। ये है ऑनियन पील, जो हम लोगों ने सभी ने स्कूल में इसको एक्सपेरिमेंट कर रखा है, किया है ना, ऑनियन पील का। जो उसका वाइट छिलका होता है, छाल ऊपर का निकाल के और उस पर कुछ कुछ सॉल्यूशन डाल करके और फिर माइक्रोस्कोप में स्लाइड पे पुट करके देखते हैं। तो ये ऑनियन पील का कुछ स्ट्रक्चर कुछ सेल का ऐसा दिखता है। ये जो आउटलाइन हो गया, ये हो गया सेल का मेम्ब्रेन हो गया। और ये जो दिख आप लोगों को स्लाइड विजिबल है ना? यस दी। ओके। और ये जो आपने देखा ये है न्यूक्लियस है, और ये जो खाली स्पेस देख रहे हैं ये आप लोग का साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। ठीक वैसे ही एक एक्सपेरिमेंट हम लोग और करते हैं जो ह्यूमन चिक सेल के साथ करते हैं। अपने माउथ के अंदर से हल्का सा किसी चीज़ से, टूथपिक से, ये स्पून के जो साइड से होते हैं पलट करके उसको अपने माउथ के अंदर से सेल निकालते हैं। फिर उसका भी वैसे ही एक्सपेरिमेंट करते हैं सॉल्यूशन डाल के, और फिर माइक्रोस्कोप में देखते हैं। आप लोगों ने किया है स्कूल में इसे? यस किया है। तो जब हम लोग इसको देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर तो इसमें हमें ऐसा मिलता है सेल का सारा, ये देखने को मिलता है। तो इसमें भी अगेन, और आप इसका शेप देख पा रहे हैं कि किसी का फिक्स्ड नहीं है शेप, सबका इरेगुलर है, मतलब किसी का कैसे है किसी का कैसे है। बट हम जो इसमें देख पा रहे हैं वो क्या है, अगेन इसमें भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है। अगेन ये जो खाली स्पेस आप देख पा रहे हैं ये तो ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये देख पा रहे हैं आप लोग। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट है जो कि ह्यूमन चिक सेल का एक्सपेरिमेंट है, और ऑनियन पील का है, और ये आपको सेल का कंसेप्ट समझाने के लिए ब्रिक का वॉल है कि कैसे एक एक जोड़ जोड़ के बड़ी चीज़ बन जाती है। एक ईंट से देखते हैं आप, एक ईंट है ये, और एक ईंट से कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारतें बन जाती है कॉम्प्लेक्स से, है ना। तो हम लोग भी सिंपल चीज़ से कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं अब ये ऑर्गेनाइजेशन। सो बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलके फिर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और ऑर्गन बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। और जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम हो जाता है तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स हो जाता है। और एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या ज़रूरत होता है, मतलब उसमें ऑर्गन सिस्टम रहते हैं। आप में अंजलि आप बताइएगा, लास्ट क्लास में थी। यस दी। ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से होंगे उसमें, एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स में 2-4 नाम बताइए। एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो बिल्कुल गया। करेक्ट। ओके, तो ये भी पॉइंट आप लोग को क्लियर है, थर्ड पॉइंट क्लियर है। मनीषा आपको समझ में आ रहा है, मतलब मेरा जो फ्रिक्वेंसी है या जो मेरा लैंग्वेज है आप समझ पा रही हैं जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं? ओके, आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ओके, आपका मीडियम क्या है, हिंदी इंग्लिश? मतलब आप एग्जाम दोनों चलेगा। दोनों चलेगा। वैसे आप लिखती किस में ऑफिशियली, हिंदी में या इंग्लिश में? इंग्लिश में। इंग्लिश में।
यस दी। ओके ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये अगर सेल डिवाइड होता है या दूसरे सेल का फॉर्मेशन होता है तो ये जो सेल यहाँ पे जो न्यू सेल बनेगा ना, तो ये पुराने वाले सेल से ही ये न्यू सेल बनता है। इसका यही कहने का मतलब हुआ कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले पुराने सेल हैं जो ऑलरेडी पहले से सर्वाइव कर रहे हैं, उसी से न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? हेलो, यस दी। यस दी। ओके तो लास्ट पॉइंट है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। तो एक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें सिर्फ एक ही सेल नहीं होता है, उसमें बहुत सारे सेल होते हैं और एक ऑर्गेनिजम्स वाले भी सेल होते हैं। उसका एग्जांपल हम लोग आगे देखेंगे। तो ये स्लाइड सबको क्लियर है? अब आगे प्रोसीड करें। यस दी। ओके और ये है डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया था, बताएंगे कोई? रॉबर्ट हुक। ओके सो ये एक फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एग्जिस्टेंस ऑफ सेल का डिस्कवर किया था विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और ये फर्स्ट कैप्चर किया हुआ उनके द्वारा ये पिक है, जो कि देखने से लग रहा है कि जैसे हनी कॉम का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप लोग देख पा रहे हैं तो, क्योंकि थोड़ा जूम करके आपने स्क्रीन में देखेगा तो दिखेगा, अगर जूम करने का ऑप्शन है तो। ये दिख पा रहा है हनी कॉम लाइक? हाँ, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर है ना ये? यस दी। हाँ, तो ही ऑब्जर्व थिन स्लाइस ऑफ अ कॉर्क अ पार्ट ऑफ बार्क ऑफ अ ट्री। ट्री का जो बार्क होता है, छाल होता है ना, जो सूख जाता है, पपरी टाइप का होता है, तो उसी के थ्रू उन्होंने किया था। और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो देखा कि एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसमें। The slice of a cork appeared like a small compartments which were further separated by a wall। एक कंपार्टमेंट के तरह है ये, जो इसका कंपार्टमेंट है एक दूसरे से सेपरेट है, ऐसे ऐसे है, देख पा रहे हैं ना आप लोग? ये बिल्कुल सेपरेट है सबसे, ऐसा नहीं कि एक ही में है, ऐसे ये सब एक दूसरे से ऐसे सेपरेट है और इसका ये आउटलाइन हो गया, ठीक है। और ये उनके द्वारा किया हुआ था कॉर्क सेल एज ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक। तो ये स्लाइड क्लियर है सबको? यस दी। ओके सो अब ये कुछ वेरिएशन इन सेल नंबर, शेप एंड साइज है, तो इसको थोड़ा हम फास्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने कुछ होमवर्क भी दिया था अंजलि, आपको याद है? हाँ दी, याद है। ओके ठीक है, हम लास्ट के 5 मिनट्स में जब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आज आप लोग के लिए क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ मैं, तो पहले जल्दी जल्दी ये फिनिश कर लेते हैं, समराइज करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे भी प्रोसीड करेंगे, ठीक है। सो सेल नंबर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ cells living or organisms can be classified into 2 कैटेगरी। जो सेल का ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड जो किया गया है वो सेल के नंबर के बेसिस पे भी उनको डिवाइड किया गया है। तो जो यूनिसेलुलर होंगे, जो यूनी का मतलब क्या होता है, 1 होता है, और सेलुलर का मतलब सेल, यानी कि जो एक सेल के बने होते हैं। तो जो एक सेल के बने होते हैं उनका एग्जाम्पल हो गया अमीबा एंड यूग्लिना। फिर एक से ज़्यादा सेल के जो बने हुए होते हैं उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब मोर देन 1 या मोर देन 2, तो वो मल्टी। और सेलुलर का मतलब कि सेल, यानी कि मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर वैसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो एक सेल से ज़्यादा के बने होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जीता जागता एग्जाम्पल हम लोग खुद हो गए, ह्यूमन बीइंग, और ये अर्थवर्म हो गया। और इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है हमने। देन कम्स टू सेल शेप। Cell shape of the cell differ not only in the different organisms but also in the different organs of a same organisms। ये देखिए इसका एग्जाम्पल, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स का है। रेड ब्लड सेल्स का एग्जाम्पल देख लीजिए, ये कैसे, इसका शेप देख लीजिए आप कैसा है, राउंड है। आगे से अगर ऊपर फ्रंट से देखते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे दिख रहा है, राइट। और साइड से देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा कुछ। लेकिन एक डिजीज़ है ब्लड में, वो हो जाता है ना, तो ये सेल भी कुछ फ्रंट से भी ऐसा ही दिखने लगता है। लेकिन अभी हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे। तो सेम ऑर्गेनिज्म में, यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है ये लाइन, द शेप ऑफ द सेल डिफर नॉट ओनली इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिजम्स तो वेरी करेंगे ही,
वैसे भी एक चीज़ सिमिलर नहीं होती है ऑर्गेनिजम्स में, हर चीज़ डिफरेंट होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इन अ डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ अ सेम ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सेम ऑर्गेनिजम्स कह रहा है, एक ही ऑर्गेनिजम्स में भी डिफरेंट हो सकता है। वो कैसे? हमारे अंदर रेड ब्लड सेल्स होता है तो सेल्स का स्ट्रक्चर ऐसा है, हमारे अंदर वाइट ब्लड सेल्स भी होता है तो वाइट ब्लड सेल्स का आप स्ट्रक्चर देख लीजिए कि ये कैसा है, सबका अलग है। फिर हमारे अंदर इपिथीलियल सेल भी होता है, कॉलमनार इपिथीलियल सेल, तो आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कि ये कैसे कॉलम की तरह बना हुआ है, बॉक्स की तरह, है ना? देख पा रहे हैं आप लोग ये? यस दी। यस दी। नर्व सेल ये देख लीजिए, नर्व सेल का ये कैसा है, बिल्कुल ये इलोंगे, ये ब्रांच्ड है और लॉन्ग है। फिर जो दूसरा नर्व सेल होगा ना, वो दूसरा नर्व सेल भी ऐसे ही एक दूसरे से, इसके एंड से यहाँ पे नोड होता है उससे कनेक्टेड होता है, फिर ऐसे ये दूसरा नर्व सेल बन जाएगा। फिर हमारे ये प्लांट में के केस में भी देखते हैं मेसोफिल सेल्स होता है, हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था, इसका कुछ इस तरह से है, देख लीजिए आप। मतलब है एक ही चीज़ में, मतलब एक ही ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन उसका शेप अलग अलग होता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये ट्रैकिड है, इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, ये आप देख पा रहे हैं। तो है तो ये एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट, लेकिन इसका सेल आप देख पा रहे हैं कि कैसे अलग अलग है सबका, और फंक्शंस भी इसका अलग अलग होगा। राइट? समझ पा रहे हैं आप लोग? यस दी। अब आती है बात सेल साइज की। सो द डिफरेंस इन अ साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज ड्यू टू द नंबर ऑफ द सेल प्रेजेंट इन देम। द स्मॉलेस्ट सेल is PPLO. Pleuropneumonia like organisms are called mycoplasma. Mycoplasma is about 0.1 microns in a diameter. जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है वो होता है PPLO बोलते हैं, प्ल्यूरोन्यूमोनिया, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा, और वो होता है 0.1 माइक्रोन इन डायमीटर। और जो लार्जेस्ट सेल होता है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है, जो कि 170 mm इन डायमीटर होता है। और अंजलि, यहाँ पे भी मैंने कुछ होमवर्क दिया था, आपको याद है? हाँ दी, याद है। ओके, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल और स्मॉलेस्ट सेल पे। हाँ ठीक है, तो उस पर हम लोग आएंगे लास्ट में, ठीक है? तो ये स्लाइड सबको क्लियर है? यस यस दी। दी। एक एक पॉइंट सबको क्लियर है इसमें, जो भी लिखा है सारी बातें? यस दी। यस दी। हमें हड़बड़ा करके भी नहीं पढ़ना है, हम कम ही पढ़ेंगे लेकिन हम अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग हो हमारे माइंड में। ऐसा नहीं कि बहुत सारा चीज़ एक ही दिन में पढ़ लिया और कल होकर के ही भूल गए, तो ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है? अब आता है पार्ट्स ऑफ द सेल। हमने देखा था पार्ट्स ऑफ द सेल में सेल मेम्ब्रेन होते हैं, जो कि आउटर कवर होता है। फिर हम अगेन फर्स्ट स्लाइड पे आना चाहेंगे। ये देखिए, ये मैंने आपको यहाँ बताया था ना कि एक एक रूम बनेगा, सेल पहले ब्रिक से पहले एक दीवार बनेगा, फिर उसके बाद एक रूम बनेगा, फिर एक और रूम बनेगा, फिर उसके बाद एक कंप्लीट घर बनेगा, और फिर बाउंड्री बनेगा। तो ये बाउंड्री जो है ना, ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है? ये बाउंड्री इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। और ये जो एक एक रूम है ना, ये आपका सपोज ये आपका न्यूक्लियस हो गया। फिर घर में और भी बहुत सारे रूम है, तो सपोज वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और भी बहुत सारे रूम होते हैं घर में, तो वो हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। जस्ट लाइक ऐसे ही समझने की कोशिश करिएगा। तो फर्स्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं, जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, ये आप जैसे कि बाउंड्री होता है ना घर के बाहर, तो वहाँ पे एक गेट होता है, वो ही डिसाइड करता है। एक वॉचमैन भी होता है यहाँ पे, वो डिसाइड करता है कि घर के अंदर कौन आएगा। या अगर वॉचमैन नहीं भी है, हम जाते हैं गेट खोलने, देखते हैं कि कौन है नहीं है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि वो जो आदमी बाहर खड़ा है वो अंदर आ सकता है या नहीं आ सकता है। और अगर हमें घर से बाहर जाने की ज़रूरत होती है, तो हम पहले सोचते हैं कि हम घर से बाहर जाएँ कि नहीं जाएँ, अगर जाएँ तो हमें क्या काम है, क्यों हम जा रहे हैं, ठीक है? तो ठीक ये सेल मेम्ब्रेन का वही काम होता है। ये सेल में डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ें सेल के अंदर आएगी और अंदर से बाहर कौन सी चीज़ें जाएगी, ठीक है? ये क्लियर हुआ सबको कि सेल मेम्ब्रेन किसे बोलते हैं? यस दी। यस दी। ओके। फिर ये प्लांट में भी होता है, तो प्लांट में एक और चीज़ होता है, सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है, सेल वॉल भी होता है। ये जो आप मोटा वाला पार्ट देख रहे हैं ना, दैट इज़ नोन एज सेल वॉल,
प्लांट को इसलिए मैं यहाँ इंक्लूड की हूँ क्योंकि आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे सेल मेम्ब्रेन का, ये सेल वॉल का और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दोनों दो चीज़ है। ये प्लांट के केस में एक्सेप्ट ये एक्स्ट्रा एक होता है सेल वॉल, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे रखा है। और ये प्रोवाइड करता है रिजिडिटी, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जहाँ क्लियर नहीं होगा आप लोग हमें बोलिएगा, हम उस चीज़ को फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ये क्लियर है ना सेल वॉल सबको? ये बीच में आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा, आप कुछ समझा रहे थे ना कि कहाँ से मेरी आवाज़ कट गई आप ये बोला? ये सेल वॉल वाला फिर से रिपीट कर दीजिएगा एक बार। अच्छा, ये जो आप दोनों में बता रहे थे ना, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, दोनों हाँ, में समझा के बता रहे थे। सेल वॉल ये होता है प्लांट में होता है, एनिमल के केस में सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, तो प्लांट के केस में सेल वॉल होता है। और ये रिजिडिटी, रिजिड का मतलब क्या हो गया, हार्ड एंड टफ, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है कि वो, और वही चीज़ जब वो रिजिड हो जाता है तो वो सपोर्ट एक एज ए प्रोटेक्ट, मैकेनिकल सपोर्ट कह लीजिए कि वो उसे सेल को प्रोवाइड करेगा। और जब सेल वॉल रहेगा तो उसे प्रोटेक्ट करेगा, किसी भी चीज़ से उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। फिर ये एक शेप भी प्रोवाइड करता है, जो सेल वॉल होता है सेल को एक मतलब फिक्स्ड सेल शेप प्रोवाइड करता है इसको। और आगे कंपैरिजन जब देखेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल का, तो उसमें देखेंगे ये डिफरेंशिएशन क्या क्या है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच। अब क्लियर हुआ? यस सर। अब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी होते हैं। साइटोप्लाज्म वो होता है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म जैसे कि ये सेल हो गया आपका। एक काम करती हूँ मैं, आपको ना मतलब कंबाइंड ही यहाँ पे कर देती हूँ। हाँ, ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया। ये अब सेल का स्ट्रक्चर है, आप लोग को सब समझ में आ रहा है ना कि ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। यस दी। ये सेल वॉल नहीं होता है यहाँ पे, गलती से आ गया है। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म इसे बोलते हैं। साइटोप्लाज्म मतलब कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, इसके इनर साइड, और ये न्यूक्लियस है तो इसके आउटर साइड में साइटोप्लाज्म होते हैं। ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, खाली खाली जो दिख रहा है ना, ये सब है। फिर उसके बाद सेल के अंदर होता है गोल्गी एपरेटस। देख लीजिए, पहले मैं आपको डायग्राम समझा देती हूँ। ये हो गया आपका गोल्गी एपरेटस हो गया, और ये जो देख रहे हैं ना बड़ा सा, ये न्यूक्लियस हो गया आपका, और जिसमें कि हेरिडिटी मतलब जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। ये न्यूक्लियोलस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। और ये छोटा छोटा जो देख रहे हैं राइबोसोम हो गया। ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी प्रेजेंट होता है और थ्रू आउट द सेल भी फ्लोट करते रहता है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारा, तो ये जो क्या होता है ना, वो न्यूक्लियस से अटैच होता है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैसे ये न्यूक्लियस से अटैच है, और ये एक नेटवर्क लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। दिख रहा है आप लोग को ये कैसे ये एक नेटवर्क टाइप का बना के रखा है, और ये न्यूक्लियस से अटैच है। और ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, फिर से और क्या हो गया, लाइसोसोम है, माइक्रोट्यूब्यूल है, सेल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम है। ये सारा पार्ट देख लिए आप लोग। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है आपका। तो एक एक करके मैं फिर से आपको बता देती हूँ इन सब के बारे में। तो साइटोप्लाज्म, द पोर्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म लाइंग इनर टू द सेल मेम्ब्रेन बट आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो होता है जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि भरा हुआ होता है, और ये भी हेरिडिटी मटेरियल कंटेन करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो बड़ा सा हमने देखा था न्यूक्लियस, तो वो क्या है, एक मेम्ब्रेन से सेल के अंदर ही है, साइटोप्लाज्म में है, लेकिन वो सेपरेटेड है एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये डायरेक्ट करता है ऑल एक्टिविटीज़, यानी कि जो सेल में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती है, गतिविधियाँ हो रही हैं, जैसे कि प्रोटीन का सिंथेसिस होना, एक ऑर्गेनल्स से दूसरे ऑर्गेनल्स में जाना, या और भी कोई फंक्शन है, तो सारी चीज़ें जो सेल में हो रहा होता है वो न्यूक्लियस ही डायरेक्ट करता है। जैसे हमने उस दिन एग्जांपल दिया था
कि हमारे कॉलेज में जो भी डिसीजन लिया जाता है वो सुनीता मैम लेती हैं, तो जस्ट कंसिडर हर एज अ न्यूक्लियस, और हम लोग क्या हो गए, ऑर्गेनल्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, राइबोसोम हो गए, जस्ट लाइक वैसे, ठीक है। तो हर चीज़ में सबका अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और ये जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, डैट इज़ डीएनए, जो कि इसमें होता है, इसके अंदर होता है। क्लियर है ये स्लाइड आप लोग को? ये न्यूक्लियस का डायग्राम है, आप देखिए न्यूक्लियस पोर होते हैं, इसमें भी डिसाइड करता है ये कि अंदर से बाहर क्या जाएगा और बाहर से अंदर क्या आएगा। और ये आपका न्यूक्लियस बाहर का ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें क्रोमेटिन भी होते हैं कंडेंस फॉर्म में, और ये न्यूक्लियर का इन्वेलप हो गया। ठीक है, आपको दिख रहा है? क्लियर है ये डायग्राम और ये स्लाइड कंप्लीट आप लोग को क्लियर है? यस दी। आपको मनीषा समझ में आ रहा है? यस दी। ओके। फिर आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने देखा यहाँ पे, न्यूक्लियर इन्वेलप कहिए या मेम्ब्रेन कहिए, बात एक ही है, ये जो आउटर साइड है ऐसे। फिर उसके बाद सराउंड्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो सराउंड्स करता है, मेड अप ऑफ 2 लेयर। यहाँ पे देखिए ये 2 लेयर का बना हुआ है, 2 लेयर साफ साफ विजुअलाइज हो रहा है आप लोग के फ़ोन स्क्रीन में देख पा रहे हैं, 2 लेयर है बना हुआ। यस दी, दिख रहा है। ओके। फिर ओपनिंग अलाउ मटेरियल टू इंटर एंड लीव द न्यूक्लियस, यही जो पोर बना हुआ है, न्यूक्लियर पोर है, वही डिसाइड करता है कि अंदर क्या जाएगा और अंदर से बाहर क्या आएगा। फिर आते हैं क्रोमोसोम पे। क्रोमोसोम्स इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये जो क्रोमोसोम है ये डीएनए का बना होता है और न्यूक्लियस के अंदर ही यहीं पे प्रेजेंट होता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि जीन्स, फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। ये कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी इनहेरिटेंस कैरेक्टर होता है, जो हम अपने माता पिता से लेके हम खुद में जो हमारे अंदर प्रेजेंट है, ये उसी चीज़ को कैरी करता है। ठीक है, तो ये हो गया क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। जो अपर पार्ट है जो थोड़ा स्मॉल होता है उसे पी आर्म बोलते हैं, और जो नीचे वाला होता है जो थोड़ा सा लॉन्ग होता है उसको क्यू आर्म बोलते हैं। ठीक है, ये डायग्राम क्लियर है ना सबको? और ये जो बीच का पोर्शन हो गया उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। ये हो गया आपका क्रोमोसोम। ठीक है, क्लियर है ये स्लाइड? आगे बढ़े। यस दी। यस दी। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो शेप होता है वो रॉड शेप में होता है और स्फेरिकल होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए, और ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को और कौन से नाम से जाना जाता है? पावर हाउस ऑफ द बॉडी। पावर हाउस ऑफ द सेल, नॉट बॉडी या सेल बॉडी, पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये कंट्रोल करता है लेवल ऑफ वाटर और अदर मटेरियल्स इन द सेल, और ये रिसाइकल करता है, डिकम्पोजेस प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब को। और इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पे भी ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? और ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देखिए, ये इनर स्पेस है आपका, और ये इसमें भी राइबोसोम छोटा छोटा डॉट्स दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए हर जगह प्रेजेंट है। ये हो गया आपका राइबोसोम, और यहाँ पे इस एरिया में, इस पोर्शन में एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है। ये ग्रैन्यूल्स है और ये मैट्रिक्स है। ये फिर आपका ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, फिर ये सिस्टर्नी जंक्शन हो गया। सिस्टर्नी जंक्शन ये जो ऐसे डीप में नहीं जानना है आपको, लेकिन ये देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ना ऐसा स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं सिस्टर्नी जंक्शन। फिर इनर मेम्ब्रेन है इसका, इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सारा चीज़ मेंशन यहाँ पे। क्लियर है? कहीं कोई टर्म जो समझ में नहीं आ रहा है स्लाइड में? नो दी। क्लियर है? यस दी। यस दी। ओके। फिर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमने देखा था कि न्यूक्लियस से अटैच होता है, एक नेटवर्क लाइक बनाता है। तो इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ अ मेम्ब्रेन, इट प्रोवाइड स्केलेटल फ्रेमवर्क टू द सेल। ये एक स्केलेटन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सेल को, और ये मूव्स मटेरियल अराउंड द सेल। और जो भी मटेरियल होता है ना, जैसे न्यूक्लियस से अगर बाहर निकलना है, यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है, अगर इससे से बाहर कुछ मटेरियल्स आना है तो ये इसके थ्रू कुछ प्रोसेस होता है बायोकेमिकल का, बायोकेमिस्ट्री के थ्रू, तो वो बाहर आएगा। फिर
ये जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका दो पार्ट होता है, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आप न्यूक्लियस से अटैच है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये है आपका स्मूथ। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं अंजलि, इसको आप बताइए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो जो रेड रेड दिख रहा है डॉट डॉट स्ट्रक्चर, बिल्कुल और बिल्कुल स्मूथ में एब्सेंट होते हैं। बिल्कुल सही। और तो अब राइबोसोम के बारे में बात कर लेते हैं, तब से राइबोसोम राइबोसोम हो रहा है। तो ये क्या है, ईच सेल कंटेन्स थाउजेंड ऑफ राइबोसोम। अगर एक सेल है ना तो एक सेल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम पाए जाते हैं, चाहे वो रफ एंडोप्लाज्मिक आर पे प्रेजेंट हो या तो फिर सेल में ऐसे ही फ्लोट कर रहा हो। और ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, मेक प्रोटीन प्रेजेंट इन अ साइटोप्लाज्म एंड फ्लोट थ्रू आउट द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं और सेल में फ्लोट करते रहते हैं। क्लियर है ये स्लाइड और डायग्राम सबको? यस दी। Yes. ओके। फिर आता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जो कि देखिए यहाँ पे कैसे जस्ट लाइक सैक के टाइप का स्ट्रक्चर का बना हुआ है। सैक लाइक स्ट्रक्चर स्टैक वन अबव द अदर, एक के ऊपर एक कैसे बना हुआ है, देख रहे हैं? ये जो पूरा यहाँ से लेकर है ना, ये है आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सो स्टोर द मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। जो भी सेल जो मटेरियल प्रोड्यूस्ड करता है वो इसके थ्रू स्टोर किया जाता है, या तो ये स्टोर करेगा या तो फिर ये बाहर करेगा। बाहर जाने का भी प्रोसेस देख रहे हैं ना, ये कैसे वेसिकल के थ्रू बनाएगा वेसिकल और उसके थ्रू करके बाहर ले जाके छोड़ देता है। सो दे आर कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ द सेल। ये स्टोर करता है सेल का मटेरियल, इसीलिए इसे स्टोर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। फिर वैक्यूल्स किसे कहते हैं? वैक्यूल्स एक एम्प्टी स्पेस होता है साइटोप्लाज्म में, जो कि स्टोर करता है एक्सेस वाटर को, स्टोर करता है और वेस्ट प्रोडक्ट। अब जैसे हम लोग खाना बनाते हैं किचन में, तो कचरा तो निकलता ही ना, सब्जी का जो काट के बचता है, या आलू छीलते हैं, प्याज छीलते हैं, तो उसका छिलका बच जाता है तो हम लोग डस्टबिन में डालते हैं। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको साइड करते हैं। ठीक वैसे ही वैक्यूल स्टोर्स एक्सेस वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट। अगर वाटर एक्सेस हो जाएगा तो वैक्यूल उसे स्टोर करेगा। और इन अमीवा इट हेल्ड फूड फॉर डाइजेशन। और अमीवा की केस में जो वैक्यूल होता है ना, उसके थ्रू वो डाइजेशन करता है। तो ये क्लियर है स्लाइड सबको? यहाँ वैक्यूल का फंक्शन है, एनिमल सेल में फंक्शन है कि ये स्टोर करता है जो एक्स्ट्रा होता है वेस्ट प्रोडक्ट को और वाटर को। लेकिन अमीबा के केस में वैक्यूल का फंक्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि वो हॉलो टाइप का रहता है ना। तो अमीबा फूड का जो डाइजेशन करता है ठीक उसी से करता है, जो हॉलो स्पेस होता है, वैक्यूल्स होते हैं, उसी के थ्रू करता है। क्लियर है ये सबको स्लाइड? यस दी। Yes, दी। ओके। तो ये सारे ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल्स किसे बोलते हैं, कोई बताएंगे? सेल में जो भी ये सब प्रेजेंट है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब सेल ऑर्गेनल्स है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो अंजलि आपको भी समझ में आया कि सेल ऑर्गेनल्स किसे कहते हैं? एक कंप्लीट सेल हो गया, बन गया, ये अब आप समझ पा रही हैं, क्योंकि इसमें से हमने सारे चीज़ को डिस्कस कर लिया। माइटोकॉन्ड्रिया को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो हो गया, एक हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने देखा। फिर राइबोसोम हो गया, साइटोप्लाज्म। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आया मनीषा? यस दी। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट एनिमल सेल हो गया, जिसमें सेल ऑर्गेनल, जो भी ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है उसे सेल ऑर्गेनल कहते हैं। और ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये सब में कंफ्यूज नहीं होना है। तो और सेल ऑर्गेनल्स प्लांट में भी होते हैं। तो प्लांट्स में क्या क्या होते हैं? प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं, जो कि कलर प्रोवाइड करते हैं। और क्लोरोप्लास्ट से ग्रीन कलर, जो कि फूड्स का सिंथेसिस करता है, लाइट के प्रेजेंस में फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो हम लोग जब प्लांट पे डिस्कशन करेंगे तो फिर प्लांट का देखेंगे। बस एक मैंने छोटा सा यहाँ रख दिया है कंपैरिजन के लिए, ठीक है? हेलो, यस दी। यस दी। आवाज़ जा रही है ना मेरी? ये देखिए Yes, प्लांट सेल का भी आप लोग डायग्राम देख लीजिए। इसमें भी सेम गोल्गी apparatus होते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ये। फिर से राइबोसोम इसमें भी होता है, वैक्यूल इसमें भी होता है, न्यूक्लियस, सारा चीज़ वही है।
ठीक है, बस इसमें सेल वॉल जो है ना वो एक एक्स्ट्रा हो जाता है। ये यहाँ पे देख पा रहे हैं ना सेल वॉल, ये वहाँ पे मोटा सा आपने देखा था ना, इतने ही एरिया को उसने जूम करके बड़ा सा दिखाया था, ये वाला पोर्शन दिख रहा था ना उसमें, वहाँ पे जो एक और स्लाइड मैं शो कर रही थी, ये वाली। तो सेल वॉल यही हो गया। अब क्लियर हो गया? यस दी। ओके। अब कुछ सीलिया एंड फ्लैजिला होता है जो कि सेल के आउटर साइड में प्रेजेंट होते हैं, सेल के आउटर साइड में, जिससे कि वो मूवमेंट कर पाते हैं, कि वो थोड़ा सा एक्सटेंशन टाइप का, एक एक्सटेंस। आप यहाँ पे ये देख लीजिए, पैरामीशियम का एग्जांपल है, ये सेल है, आउटर लेयर है, जिसपे ये दिख रहा है ना थोड़ा सा, ये छोटा 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 ऐसे दिख रहा है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये दैट इज़ नोन एज सीलिया। और इसी के थ्रू ये क्या करते हैं ना, फूड को कलेक्ट करते हैं, इसी के थ्रू इनका लोकोमोशन होता है। ये एक प्लेस से दूसरे जगह पे मतलब ये जाते हैं, फिर से इनके पास बहुत सारे न्यूमरस सीलिया होते हैं। और ये पैरामीशियम हो गया, इसमें ये एग्जांपल है सीलिया और फ्लैजिला। फ्लैजिला का एक और एग्जांपल है, मैं आगे दिखाऊंगी। पैरामीशियम में ये सीलिया होते हैं, इसके थ्रू ये मूवमेंट करते हैं और फूड को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका यूग्लिना। यूग्लिना में सिंगल होते हैं, ये देखिए बस एक ही इसमें प्रेजेंट है, और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें मल्टीपल प्रेजेंट है और इसमें सिंगल प्रेजेंट है। सो आज का टॉपिक हम यही रोकते हैं, होल्ड करते हैं। यहाँ तक आपको मनीषा समझ में आया? यस दी। कहीं कोई कंफ्यूजन शुरू से लेकर अब तक का? नहीं दी, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। समझ में आया आपको अच्छे से? यस दी, बहुत अच्छे से समझ में आया। ओके, तो फिर जब अच्छे से समझ में आता है तो डेली हम लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे, मैम, मैं और एक और जो हमारी क्लासमेट है हर्षिता, तो हम लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग डेली क्लास ज्वाइन करिए। बिल्कुल दी, मैं भी यही कोशिश करूँगी कि मैं डेली क्लास ज्वाइन करूँ। ओके, तो अब बारी आता है कि हम लोगों ने जो जो पढ़ा है तो उसको इम्प्लीमेंट करना की बारी अब आया कि आप लोगों ने, देखती हूँ कि आप लोगों ने कितना ध्यान से मेरी बातों को सुना है। तो प्रायोरिटी यही रहेगा कि सबसे पहले आप मनीषा और अंजलि आंसर करेंगी, अगर फिर नहीं आता है, आप लोग से नहीं होगा, तो फिर हर्षिता करेंगी, और फिर मैम को भी मौका मिलना चाहिए क्योंकि मैम भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो फिर वो भी पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है मैम? एक्चुअली ये अनम्यूट नहीं हो रहा था। हाँ हाँ, हम भी अच्छा, करेंगे, अच्छा। बिल्कुल। ठीक है मैम, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सो द पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड व्हाट? ऑप्शन आपके पास है। यस, बिल्कुल सही। फिर द किचन ऑफ द सेल इज कॉल्ड वैक्यूल्स। वैक्यूल। प्लास्टिड्स। किचन ऑफ द सेल किसे बोलेंगे? वैक्यूल्स। किचन वैक्यूल्स के बारे में तो हमने अभी अभी यहाँ पे पढ़ा ना कि वैक्यूल्स क्या कर रहा था, स्टोर कर रहा था। स्टोर कर रहा था ना एक्सेस वाटर को और वेस्ट प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे किचन कैसे हुआ? किचन का मैं एग्जांपल इसलिए दी थी क्योंकि किचन में डस्टबिन होता है, तो हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ डालते हैं? डस्टबिन में डालते हैं। खाना जो बनाते हैं, सब्जी जो काटते हैं, तो उसका जो भी छिलका होता है या एंड पार्ट होता है तो उसको हटाते हैं, तो डस्टबिन में डालते हैं ना, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया था। ओके, तो प्लांट के केस में प्लास्टिड कह सकते हैं, और इसका आंसर होगा न्यूक्लियस, एनिमल सेल का न्यूक्लियस, किचन ऑफ द सेल। ओके, नेक्स्ट बढ़े क्वेश्चन। यस। तो ये है थर्ड क्वेश्चन, द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। बिल्कुल सही है। क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन प्लांट सेल। बिल्कुल सही। यानी कि आप लोग को कंसेप्ट लगता है अच्छे से याद हो गया है, समझ में ही नहीं आया बल्कि याद हो गया। सो द कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल, आई थिंक ऑल ऑफ दीज। क्या बोलिए मनीषा? ऑल ऑफ दीज। एक बार फिर से सोचिए। न्यूक्लियस। हर्षिता, क्या ये लोग सही जवाब दे रहे हैं? आप कोऑपरेट करिए। आई थिंक न्यूक्लियस, कंट्रोल यूनिट न्यूक्लियस है। यस मैम, इसका सही आंसर न्यूक्लियस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। यस, यूनिसेलुलर। ओके, और टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ
सेल्स, ये ऑप्शन। यस, ये भी सही है। आप लोग को इसका मतलब वो सारा कंसेप्ट आज क्लियर हो गया है। फिर से सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ओके। और यहाँ पे एक और आप लोग का होमवर्क है कि सेल तो डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन कब किया था, इन विच ईयर। ओके तो दी। ईयर भी फाइंड करके आएंगे। शायद मैंने अंजलि आपको कहा था। 1665 मैम ये होमवर्क है। आई थिंक रेणुका। यस मैम, होमवर्क सही दे है। रही हूँ। यस मैम। ठीक है, फिर भी आप लोग खुद से सर्च करेंगे। ओके, तो 2 क्वेश्चन आपका हम होमवर्क हो जान के गया। गलत बोलेंगे, हम जान के हाँ, गलत ये बोल भी हो रहे हैं, सकता ठीक है है। ना? यस मैम। हम जान के गलत के आप लोग को कंफ्यूज करेंगे, तो आप सही आंसर ढूंढ के लाइए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेल्स कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट्स शेप आर। कौन सा ऐसा से व्हाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल्स। अगेन सोचिए फिर से, जिसमें कंफ्यूजन ऑप्शन हो दो रहा है भी ना। है। हाँ, बोथ ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज भी है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। जो आप लोग को नहीं आ रहा है तो उसको स्किप करिए, थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिए। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क रहेगा। ठीक ओके है, दी। जिसमें कंफ्यूजन हो रहा है जो जो क्वेश्चन में, तभी तो आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा ना। जैसे जो ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर आपको मतलब घर पे आप इसको फिर से इस टॉपिक को पढ़ेंगे और मतलब अपना अप्लाई करेंगे। जो नॉलेज आपने आज गेन किया है वो अप्लाई करेंगे कि कैसे मतलब कौन सा सेल कैपेबल है नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद ओके। लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। हेंस एग इज अ व्हाट। ऑर्गन है, टिश्यू है, सेल है या ऑर्गन सिस्टम है, क्या है? हर्षिता सो गई हैं, सेल। लगता है। हर्षिता लगता है सो गई हैं, नींद हर्षिता। आ गई है। आवाज आ रही थी ना तो आंसर एक भी नहीं कर रही हैं आप। दी। हेलो। हम लोग क्या करें? यस दी। तो इसका आंसर क्या होगा? हेंस एग इज अ। सेल। हाँ, सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही है। इसका आंसर सेल होगा। सो आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए हैं। 10 क्वेश्चन में आपका नंबर 9 होमवर्क है, नंबर 8 होमवर्क है और एक और क्वेश्चन था नंबर 2। ठीक है, तो आज का आप लोग को क्लास कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ओके, तो चलिए, मेरी तरफ अंजलि। से कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मेरी तरफ से है, हाँ, मैम की तरफ से भी कुछ क्वेश्चन ओके ऐड मैम। कर लेते हैं इसमें। क्योंकि कुछ याद आ रहा है तो हम भी पूछ लेते हैं। यस मैम, अपना सुसाइडल टॉपिक। बैग ऑफ द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। यस मैम, मैम इसका लाइसोसोम। आंसर अभी करना है या फिर होमवर्क देना है? अभी कर लेंगे तो अच्छा मैम है, होमवर्क नहीं लाइसोसोम। करेंगे तो हम। हम लाइसोसोम। अंजलि ठीक आप है, बोलिए। सबको सभी लोग। लाइसोसोम। हाँ, अंजलि बोली है, अच्छा, पहले आंसर अंजलि अंजलि बोलिए। ने मनीषा, ओ मैं हाँ। आवाज़ में कंफ्यूज हो गई। नहीं, मैंने बाद में बोला था। ओके। सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स, सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स बताइए। सिंगल मैम मेम्ब्रेन बैक्टीरिया। ऑर्गेनल सेल बताइए। सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, क्वेश्चन सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल नहीं। और सेल ऑर्गेनल्स, मनीषा आपको लगता है सेल ऑर्गेनल्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है अभी? जो सेल है ना, ये एक बार फिर से आप सुन लीजिए। ये सेल है पूरा कंप्लीट सेल। इसके अंदर जो जो ये प्रेजेंट है, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सबको कंबाइन एक साथ भी हम क्या लोग बोल रहे बोलेंगे। हो? न्यूक्लियस है, ये सबको एक साथ हम लोग इसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। यही है आपका सेल ऑर्गेनल। ठीक है, अगर इसको हम अलग अलग करके तोड़ तोड़ के बोलेंगे तो डैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल, राइबोसोम, ये सारी चीज़ें हो गई। तो सेल के अंदर जितने भी ये सब जो छोटा छोटा आप देख रहे हैं ना ऑर्गेनल्स, दैट इज नोन एज सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, क्लियर हुआ? तो मैम का ओके क्वेश्चन दी। यही है कि ये सब जो ऑर्गेनल्स है, ये सब जो ऑर्गेनल्स आप देख रहे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा एक सिंगल ऑर्गेनल है, ये ऑर्गेनल्स है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से बना हुआ है? ओके दी। मैम का क्वेश्चन यही है ना मैम? क्या मैम ने पूछा था कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड। मैम सिंगल ऑर्गेनल पूछी है या ऑर्गेनिज्म पूछी है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है।
ऑर्गेनिज्म पूछी थी। मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। मैम आंसर कर रहे हैं क्या? मैम कंफ्यूजन है थोड़ा सा, ऑर्गेनल्स बोली है या ऑर्गेनिजम्स बोली है? ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स, आवाज ही मेरी चली गई। ऑर्गेनल्स आवाज आ रही बोली है है ना, आपको? वही मैं जो अभी आपको हाँ एक्सप्लेन हाँ। की वही। ऑर्गेनल्स बताइए, यस सिंगल दी। सेल ऑर्गेनल। अंजलि आप बताइए सिंगल सेल्ड कौन सा ऑर्गेनल है, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। दी मुझे याद नहीं आ लाइसोसोम। रहा अभी। हाँ मेरी आवाज जा लाइसोसोम। रही है? यस हाँ मैम। हाँ, लाइसोसोम। हाँ, लाइसोसोम है, राइबोसोम है। यस मैम। राइबोसोम भी सिंगल मेंबर, लाइसोसोम भी है, लाइसोसोम भी है, वो और भी सिंगल सेल। वैक्यूल। वैक्यूल भी, यस मैम, सिंगल सेल। हाँ, बैक्यूल भी है, हाँ। 3-4 हैं जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ऑर्गेनल्स हैं। सिंपल सा ओके। क्वेश्चन, ठीक है। यस सेल मैम। सेल थ्योरी के बारे में आप सभी जान रहे होंगे, सेल थ्योरी, ठीक है। यस मैम, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी यस मैम। आप जान रहे हैं, सेल थ्योरी के बारे में? बताइए आप बताइए, लोग। सेल थ्योरी जो है, सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय, किसके द्वारा सेल थ्योरी दिया गया? जिसमें कहा गया है, ठीक है, उन्होंने अपनी भाषा में कहा है, एक वर्ड यूज किया था कि ओमनी सेलुला इज सेलुली, दैट इज, कहा गया है कि न्यू सेल जो है अराइज फ्रॉम प्री प्री एग्जिस्टिंग सेल। एग्जिस्टिंग मतलब सेल। कि कहा, हाँ, कि नए सेल का जो निर्माण होता है वो पुराने सेल से होता है। तो इसको कहा गया, और भी और बातें कही गई है, 3-4 बातें और कही गई थी सेल थ्योरी में। तो ये बताइए, जो जनरल कंपटीशन में पूछता, हम इतना इन डेप्थ में तो नहीं जाएंगे, पता चला कि मैं ही क्लास लेने लग गई। फिर लगेगा आप लोग बीएड छोड़ के हूँ बताइए, अपनी लाइफ। आप लोग अगर नहीं बता पाएंगे तो फिर हम बताएंगे। हाँ, कि सेल दी आप थ्योरी। ही बताइए। हर्षिता तुम हाँ, बताना चाहोगी? बताइए रेणुका। मैम सेल्डन एंड श्वान थे जिन्होंने ये हाँ हाँ हाँ, किया था। सेल्डन, हाँ, सेल्डन एंड स्वान के द्वारा जो है सेल थ्योरी दिया गया था। और सेल थ्योरी में इन्होंने यही कहा कि नए सेल का जो निर्माण होता है वो पुराने सेल से होता है। यस और मैम। कभी कभी जो है ये यूज नहीं होता है, और इनकी बातें जो कही गई थी अपनी भाषा में, ये, उसी में था लिखा हुआ कि ओमनी सेलुला इज सेलुली। इसका अर्थ होता है कि पुराने सेल का निर्माण जो से नए सेल का निर्माण होता है। यस पर मैम। हमारा जो इसका सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, वो कौन है? बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, या लाइकेन है? कौन सा ऐसा जो है इनमें से कौन सा है जो सेल थ्योरी को नहीं मानता है, सेल थ्योरी जिस पे लागू नहीं होती है? मैम बैक्टीरिया, वायरस। वायरस, फंजाई, वायरस। लाइकेन। वायरस। बिल्कुल वायरस पे, यस बिल्कुल मैम। वायरस पे। क्योंकि वायरस ऐसे तो नॉन लिविंग अवस्था में होता है, यस लेकिन जब मैम। बॉडी के अंदर जाता है तो वो उसको जब होस्ट लिविंग मिल होता है जाता ना। है तो वो, हाँ, तो वो लिविंग हो जाता वो है। living- तो आज का क्लास के बारे में कुछ आपको कमी लगा कि ये चीज़ ऐसा होता तो और अच्छे से समझ में आता, कुछ बताइए। नहीं दी, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। या कुछ और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए क्लास में? नहीं, एक्चुअली अभी तो बेसिक टॉपिक चल रहा था ना, तो सब अच्छा पढ़ाया आपने। ओके। तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क जो लाना है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, या आप लोगों ने ले लिया है स्क्रीनशॉट? नहीं दी, ले लेती हूँ। ठीक है, ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। दी नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट। ओके दी, डन। ओके, वैसे यहाँ पे आंसर भी है सबका लिखा हुआ। एक मिनट, एक कॉन्सेप्ट, ये एक कंफ्यूजन हो गया है, यस मैम। इस कंफ्यूजन को हम क्लियर कर दें। यस ये जो मैम। सिंगल मेम्ब्रेन जो हमने बोला था स्ट्रक्चर, ठीक यस है, मैम। इसमें लाइसोसोम होगा। सिंगल मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर है यस मैम, वो इसमें लाइसोसोम। लाइसोसोम होगा। हाँ, और नॉन मेम्ब्रेन जो बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स है वो है हमारा राइबोसोम, न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रियोल। वैक्यूल। यस मैम। वो नॉन मेम्ब्रेन है। उसमें मेम्ब्रेन ही नहीं होता है। हाँ हाँ, सिंगल मेम्ब्रेन जो है हमारा वो लाइसोसोम है। लाइसोसोम, यस मैम। लाइसोसोम। ठीक ठीक है, तो मैम है। आज का क्लास एंड करें यहीं आ- पे? हाँ, आज की क्लास को यहीं इन करते हैं, बना के भेजिएगा।
ठीक है मैम। मैम जैसे तो जैसे लेसन बनाएंगे, प्लान, लेसन प्लान। हाँ लेसन प्लान मैम, जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे वैसे भेजते जाएंगे, या एक हफ्ते का एक बार ऐसे करके? हाँ, बनाते जाइए, भेजते जाइए। ठीक है मैम। ठीक है, तो आज की ठीक है, क्लास आज को, की क्लास की हाँ मैम। हाँ एंड कर रहे हैं। ओके, थैंक यू बाय। मैम। थैंक यू दी। थैंक यू मैम। थैंक यू। बाय हर्षिता, बाय रेणुका, बाय मनीषा, बाय 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 अंजलि। मैम। मैम। बाय मैम, बाय दी। बाय एवरीवन।